गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। और मैं हूँ आपका अपना ज्ञानदूत डॉक्टर के.एम. पाटिया। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अर्थशास्त्र का प्रारंभिक परिचय देखा था और उसी के अंतर्गत हमने इसकी प्रकृति का भी जिक्र किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अपना इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, उसकी अपनी एक प्रकृति होती है। तो किसी भी विषय की प्रकृति दो तरह से हो सकती है। या तो वह विषय एक विज्ञान के रूप में हो सकता है, यानी कि वो सब्जेक्ट एज ए साइंस हो सकता है, या फिर वो विषय एक कला के रूप में हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है उसका नेचर किस प्रकार है। क्या हमारा इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है या क्या हमारा इकोनॉमिक्स एक आर्ट्स है। और यदि हमारा इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान, वास्तविक विज्ञान या फिर आदर्श विज्ञान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमें जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं वो ये है। सबसे पहली बात कि हमारा अर्थशास्त्र जो कि एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, उसका नेचर कैसा है, एक विज्ञान के रूप में या कला के रूप में। और यदि विज्ञान के रूप में है तो कौन सा विज्ञान, वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान। तो इन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यदि हमारा अर्थशास्त्र, ये हमारा अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विज्ञान के अंदर कौन कौन सी खासियत होती है। क्योंकि यदि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो विज्ञान के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स में भी वो बातें देखने को मिलती है। तो देखिए, विज्ञान के रूप में जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इसकी कुछ स्पेसिफिक बातें होती है विज्ञान के रूप में, और उनमें से अपन थोड़ी थोड़ी व्यवस्थित करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है क्रमबद्ध अध्ययन। जैसा हम सभी जानते हैं, विज्ञान के अंतर्गत किसी भी अध्ययन को सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, बाकायदा। जैसे उसकी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है और फिर उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो विज्ञान वह होता है जिसमें किसी भी तथ्य का क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक वे में अध्ययन किया जाता है। तो जो भी अध्ययन क्रमबद्ध होगा, सुव्यवस्थित होगा, उसको हम विज्ञान का दर्जा देते हैं। फिर हम देखते हैं तो विज्ञान के स्वयं के नियम और सिद्धांत होते हैं। नियम और सिद्धांत, तो इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे साइंस के अपने खुद के बहुत सारे नियम हैं। जैसे आपने पढ़े भी होंगे, गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम है, आर्किमिडीज के नियम है। तो हर एक विषय के रूप में जब हम उसको विज्ञान मानते हैं तो उसके खुद के नियम और सिद्धांत भी होने चाहिए। यदि किसी विषय के खुद के नियम और सिद्धांत हैं तो हम उसको विज्ञान का दर्जा दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं तो विज्ञान में कारण और परिणाम का संबंध होता है। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि किसी तथ्य में कारण और परिणाम का संबंध नहीं है तो हम उसको विज्ञान नहीं मान सकते। विज्ञान में कारण और परिणाम का संबंध आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और मैं अपने बच्चों से जैसे एक उदाहरण मुझे बहुत इजी लगता है उसको शेयर करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण का बल, कोई भी चीज़ ऊपर उछालोगे तो वो गिर कर नीचे आएगी। तो ये जो कारण और परिणाम का संबंध ग्रेविटी वाले में स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। तो इसी प्रकार विज्ञान के अंतर्गत कोई भी सिद्धांत होगा उसमें कारण और परिणाम का संबंध आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। फिर हम देखें तो विज्ञान के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, नियम ऑब्लिक सिद्धांत, वो जो नियम और सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल।
तो ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं इसी वाले गुरुत्वाकर्षण वाले उदाहरण से ही कि विज्ञान के नियम दुनिया के किसी भी कोने में अप्लाई कीजिए, वो उतनी ही सटीकता के साथ लागू होते हैं जितनी सटीकता के साथ यहाँ पर लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए बॉल उछालने का उदाहरण या प्रयोग मैं भारत में करता हूँ, तो ये प्रयोग यदि मैं दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर करूँगा तो वहाँ पर भी उसका परिणाम वही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान के नियम सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है, उनके परिणाम सभी जगह आप देखोगे तो एक समान आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं तो भविष्यवाणी, विज्ञान के नियमों की एक खासियत और होती है कि उनके आधार पर अपन भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि विज्ञान के नियम में कारण और परिणाम का संबंध होता है, वो सार्वभौमिक होते हैं, इसलिए हम उनके आधार पर कोई भी भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं, अर्थात हम उसका पूर्वानुमान बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए विज्ञान में जैसे हम भविष्य की गणना भी आसानी से कर सकते हैं, या स्पेस है जहां हमने अभी कुछ चीज़ें देखी भी नहीं है लेकिन उनके बारे में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो विज्ञान की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है, यदि हम किसी सब्जेक्ट को विज्ञान का दर्जा देना चाहते हैं तो उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होनी चाहिए। फिर अपन ये देखते हैं कि विज्ञान की एक खासियत और होती है कि इसके नियमों की सत्यता होती है। मीन्स आप उसको कहीं भी चेक कीजिए, वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे, यानी उसके नियमों को, विज्ञान के नियमों को कहीं पर भी आप यदि जांचोगे तो उसके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार विज्ञान के नियमों में सत्यता पूरी तरह से होती है। आप उसका निरीक्षण किसी भी जगह कर सकते हैं लेकिन उसका परिणाम सदैव वही रहता है। तो इस प्रकार यदि हम किसी सब्जेक्ट को विज्ञान के रूप में दर्जा देना चाहते हैं तो उसके अंदर बेसिकली ये खासियत होनी चाहिए। अब ये विशेषताएं एक विज्ञान के रूप में होती है। अब अपन ये देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, क्या उसके अंदर विज्ञान के ये गुण देखने को मिलते हैं? यदि हमारे अर्थशास्त्र में विज्ञान के ये गुण देखने को मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो आइए देखते हैं क्या हमारे अर्थशास्त्र में विज्ञान की ये खासियत हमें देखने को मिलती है अथवा नहीं। सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन की थी। जैसा विज्ञान में किसी भी अध्ययन को सुव्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, मीन्स परिकल्पना की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और अंत में हम परिणाम देते हैं। तो ठीक उसी तरह आप देखोगे तो अर्थशास्त्र में भी हम किसी नियम की कल्पना करते हैं, यानी कि परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस रखते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं और अंत में हम उसको निष्कर्ष देते हैं। तो विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में भी किसी भी अध्ययन को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। आप अर्थशास्त्र का कोई भी नियम पढ़िए, वो पूरा सिस्टमेटिक वे में होता है, जहां हम उसकी व्याख्या से लगाकर उसके व्यवहारिक पक्ष तक सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान की तरह हमारे अर्थशास्त्र में भी जो अध्ययन है वो कैसा होता है? क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित। तो विज्ञान की ये जो क्रमबद्ध वाली विशेषता है वो हमारे अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है। तो मैंने इसको टिक कर लिया, इसका मतलब ये गुण हमारे अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। फिर विज्ञान की दूसरी खासियत थी कि भाई इसके स्वयं के नियम और सिद्धांत होते हैं। तो बिल्कुल विज्ञान की तरह हमारे अर्थशास्त्र के भी स्वयं के नियम और सिद्धांत है, और वो आप लंबी चौड़ी लिस्ट है, कोई सा भी देख सकते हैं। मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पादन फलन, लागत के नियम, बाजार के नियम। तो विज्ञान की तरह हमारे अर्थशास्त्र के भी स्वयं के नियम और सिद्धांत है, जिनके आधार पर हमारा पूरा अर्थशास्त्र चलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की जो दूसरी खासियत थी वो हमारे अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है। फिर विज्ञान की एक जो अगली खासियत थी कि भाई विज्ञान वो होता है जिसमें कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। तो ये वाला संबंध जैसे अपन एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं मांग के नियम में।
कीमत यदि बढ़ेगी तो मांग घटेगी। तो ये जो कारण और परिणाम का संबंध जिस तरह से एक विज्ञान में होता है, ठीक उसी तरह हमारे अर्थशास्त्र में भी हमें देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे मांग के नियम के एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मांग का नियम कारण और परिणाम को स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। तो विज्ञान की भांति हमारा अर्थशास्त्र भी कारण और परिणाम के संबंध की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला संबंध हमारे अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि भाई विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो आप मांग का नियम लीजिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लीजिए, या कोई सा भी अर्थशास्त्र का नियम लीजिए, वो भी उतना ही यूनिवर्सल है जितने कि साइंस के नियम होते हैं। इस प्रकार जिस तरह से विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता होती है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थशास्त्र के नियम भी सार्वभौमिक होते हैं। तो ये वाली विशेषता भी हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। फिर विज्ञान की अगली खासियत ये थी कि इसमें हम, चूँकि इसमें कारण परिणाम का संबंध है, इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, तो विज्ञान में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये बात क्या हमारे इकोनॉमिक्स में लागू होती है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा अभी अपन ने देखा, हमारे नियमों में भी कारण और परिणाम का संबंध है, हमारे नियम सार्वभौमिक हैं, तो हम भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए कि वैश्विक परिदृश्य में जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव की स्थिति है, और उससे जैसे मान लीजिए पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित होने की स्थिति है, यानी हमें पेट्रोल सप्लाई उससे है कम होने के चांस है। तो चूँकि पेट्रोल की सप्लाई कम होगी तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी कि विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र में भी हम भविष्य का पूर्वानुमान या उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, इकोनॉमिक्स में भी हम पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ विज्ञान की तरह इकोनॉमिक्स में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर है नियमों की सत्यता। तो चूँकि जिस तरह से विज्ञान के नियम होते हैं, ठीक उसी तरह हम अर्थशास्त्र के नियम को भी किसी भी दुनिया के कोने में जाके चेक करो, वो उतने ही ढंग से सटीक साबित होते हैं, या उनमें सत्यता उतनी की उतनी होती है। क्योंकि हमारे पास में इकोनॉमिक्स में मुद्रा रूपी मापदंड है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो उसके नियम सब जगह सत्यता उसको स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की तरह हमारे अर्थशास्त्र में भी नियमों में सत्यता होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विज्ञान के अंदर जो जो खासियत थी, वो खासियत हमें हमारे अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार मैं एक निष्कर्ष के रूप में कह सकता हूँ कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के अंदर जो गुण थे वो हमारे अर्थशास्त्र में भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थशास्त्र की प्रकृति एक विज्ञान के रूप में पाई जाती है। जब ये बात तय हो जाती है कि भाई हमारा अर्थशास्त्र जो कि एक विषय है और उसकी प्रकृति हम चेक कर रहे हैं, तो ये बात तो साबित हो गई कि ये विज्ञान के रूप में है। तो अब आपके सामने तुरंत दूसरा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि यदि ये विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान? तो अब हमारे समक्ष ये प्रश्न होता है कि ये हमारा विज्ञान तो है, लेकिन कौन सा, वास्तविक या आदर्श? तो अब इसको अपन चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब अपन अपने सब्जेक्ट को, उसकी प्रकृति को देखना चाहते हैं, मतलब कि हमारा अर्थशास्त्र, अब ये बात तो तय हो गई कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इस बात को तो हमने स्पष्ट कर लिया। तो अब हमारे समक्ष दूसरा प्रश्न ये हुआ कि भाई ये विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है या फिर ये आदर्श विज्ञान है? अब हमें ये देखना है कि हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान घोषित हो चुका है तो कौन सा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान या फिर आदर्श विज्ञान? यानी कि
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में देखते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे इकोनॉमिक्स को वास्तविक और आदर्श को लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। वास्तविक विज्ञान के पक्ष में या इसके जो समर्थक हैं वो है रॉबिन्स, फ्रीडमैन। इनका ये मानना था कि हमारा इकोनॉमिक्स विज्ञान तो है ही है, लेकिन कौन सा? वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जबकि दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि वे अर्थशास्त्री जो ये मानते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स एक आदर्श विज्ञान है यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। उनमें कौन कौन से अर्थशास्त्री है? मार्शल, पिगू, हार्ट्रे, डार्विन। इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि भाई इकोनॉमिक्स एक आदर्श विज्ञान है, जबकि रॉबिन्स और फ्रीडमैन का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स एक वास्तविक विज्ञान है। तो चलो इन दोनों को पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है और आदर्श विज्ञान क्या होता है। यदि अपन इनके अर्थ की बात करें तो देखिए, वास्तविक विज्ञान का मतलब ये होता है कि वस्तु स्थिति का अध्ययन करना, वस्तु स्थिति का अध्ययन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अपन सिंपल सा ये पढ़ते हैं क्या है। मतलब ये हुआ कि कोई भी घटना है उसको उसी रूप में पढ़ना, वस्तु स्थिति के रूप में पढ़ना, उस अध्ययन को अपन वास्तविक विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हमारा अध्ययनकर्ता क्या करता है? जो भी घटना घटी है उसको उसी रूप में केवल देखता है और लिखता है, अपने मन से कोई भी राय नहीं देता। इसका मतलब हमारा अध्ययनकर्ता या इसमें अर्थशास्त्री उसके अच्छे या बुरे पक्ष के बारे में अपनी राय नहीं देते। तो जब किसी घटना को उसी वस्तु स्थिति के रूप में पढ़ा जाता है तो उसे हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं। यानी इसमें अपन केवल ये देखते हैं कि वो क्या है, जैसे भारत में बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, तो ये जो अध्ययन है उसको अपन वास्तविक विज्ञान मानते हैं। तो रॉबिन्स और फ्रीडमैन का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स को वास्तविक विज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो घटना घटी है उसको केवल निरपेक्ष भाव से उसी वस्तु स्थिति के रूप में अध्ययन करे, उसके बारे में अपनी राय नहीं बनाए, उसके बारे में कोई अच्छे बुरे को लेकर कमेंट नहीं करे। क्योंकि इनका ये मानना था कि अर्थशास्त्री का काम है केवल नियम बनाना, वो नियम अच्छा है या बुरा उसके बारे में जिक्र करना अर्थशास्त्री का काम नहीं है। तो इन्होंने उसको एक वास्तविक विज्ञान माना है। अब आदर्श विज्ञान क्या होता है? तो अपन आदर्श विज्ञान में देखेंगे तो इसके नाम से पता चलता है ये कैसा है, आदर्श स्थिति को बताता है। यानी कि वास्तविक विज्ञान का जस्ट विपरीत। इसमें क्या होगा, कोई घटना घट गई है, ये हमारा अर्थशास्त्री है, तो ये क्या करेगा, इस घटना का न केवल अध्ययन करता है बल्कि ये सही था या गलत था उसके बारे में अपनी राय या सलाह भी देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थशास्त्री ने एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत की, मतलब अच्छे और बुरे के बारे में अपनी राय रखता है। तो इस प्रकार से आदर्श विज्ञान किसी भी घटना के आदर्श पहलू का अध्ययन करता है। मतलब जहाँ पर वास्तविक विज्ञान हमें ये सिखाता है कि क्या है, वही आदर्श विज्ञान हमें ये सिखाएगा क्या होना चाहिए। मीन्स आपको अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। तो इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक घटना है गरीबी, तो वास्तविक विज्ञान इसको क्या पढ़ेगा, भारत में गरीबी इतनी है, इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब केवल आपको वस्तु स्थिति बताएगा कि गरीबी की ये स्थिति देखने को है। लेकिन गरीबी क्यों है, इसको कैसे कम कर सकते थे, ये स्थिति सही है या गलत है, उसके बारे में अपनी राय नहीं देगा। लेकिन आदर्श विज्ञान क्या करेगा, आपको आंकड़े भी बता रहा है कि भाई गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग हैं और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में अपना राय या अपना पक्ष भी रखेगा।
इस प्रकार आदर्श विज्ञान एक आइडियल कंडीशन को शो करता है, जबकि वास्तविक विज्ञान केवल वस्तु स्थिति को शो करता है। अब अपन देखते हैं कि जो लोग इकोनॉमिक्स को वास्तविक विज्ञान मानते हैं वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, मतलब इन लोगों का क्या मानना था जिसकी वजह से अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। तो अब अपन जो हेडिंग देख रहे हैं वो है वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क। चूंकि ये वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क है तो मैं इसको अथवा करके ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये आदर्श विज्ञान के क्या हुए, विपक्ष में तर्क, क्योंकि आदर्श विज्ञान जो इसका जस्ट ऑपोजिट है उसके तो विपक्ष में तर्क हुए। आदर्श विज्ञान के विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, तो दोनों हेडिंग एक ही है, समझ गए आप। यदि मैं ये कहूँ वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदर्श विज्ञान है इसके क्या हुए, विपक्ष में तर्क, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कौन कौन से तर्क दिए वो अपन देखते हैं। सबसे पहला अपन ये देखते हैं कि इनका ये मानना था कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो उद्देश्य के प्रति कैसी रहती है, तटस्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं वो ये मानते हैं कि भाई अर्थशास्त्र का उद्देश्य के प्रति क्या रहना चाहिए, तटस्थ। मीन्स उद्देश्य होता है, वो सही या गलत कुछ भी नहीं होता। तो इनका ये मानना था कि अर्थशास्त्र उद्देश्य को तटस्थ भाव से देखता है, उसके बारे में सही या गलत नहीं मानता। इसलिए चूंकि अर्थशास्त्र केवल उद्देश्य का अध्ययन करता है, उसके अच्छे या बुरे पक्ष का अध्ययन नहीं करता, इसलिए अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना चाहिए। यानी कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह केवल उद्देश्य को उद्देश्य मानता है, उद्देश्य सही या गलत हो ऐसी राय नहीं देता। फिर ये है कि दूसरा तर्क जो इन्होंने ये दिया वो ये कहा कि भाई अर्थशास्त्र का जो आधार है, जो हमारा बेस है वो क्या है, तर्क है, लॉजिक है। तो चूंकि लॉजिक तो लॉजिक होता है, उसमें सही गलत कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप किसी नियम की जब व्याख्या करते हो तो वो तर्क के आधार पर करते हैं, और हमारे अर्थशास्त्र का जो आधार है वो एक तर्क है, लॉजिक है। तो चूंकि तर्क के आधार पर जब अर्थशास्त्र खड़ा है तो वो अर्थशास्त्र कैसा होगा, वास्तविक विज्ञान, क्योंकि उसमें अपन उसके सही गलत की राय नहीं करते। जो तथ्य है, जो अध्ययन में हमें मिला, हमने उसी के आधार पर नियम बना दिए। तो चूंकि अर्थशास्त्र का आधार तर्क होता है, इसलिए अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना चाहिए। फिर इन्होंने एक तर्क और दिया, वो है श्रम विभाजन वाला। श्रम विभाजन का तर्क, जो लोग अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं उन्होंने श्रम विभाजन का तर्क भी दिया। अब ये क्या था, श्रम विभाजन का मतलब ये है कि भाई देखो, ये अर्थशास्त्री है और ये राजनेता है, ये राजनेता है और ये हमारे अर्थशास्त्री है। श्रम विभाजन का तर्क ये सिखाता है कि अर्थशास्त्री का काम है नियम बनाना और नेताओं का काम है इस नियम को सही या गलत ठहराना। तो दोनों का काम बट गया। श्रम विभाजन यहाँ पर है जो अपन ने लेबर के बीच में क्लासिफिकेशन किया है या हमने श्रम विभाजन किया है, वो ये सिखाता है जो लोग अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई अर्थशास्त्री का काम केवल नियम बनाना है, उस नियम की सही या गलत व्याख्या करना राजनेता और दूसरे व्यक्तियों का काम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, काम का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, अर्थशास्त्री केवल नियम बनाएगा और राजनेता उस नियम की व्याख्या करेंगे, या सामाजिक जो दूसरे व्यक्ति है वो उस नियम की व्याख्या करेंगे। तो ये इनका एक तर्क था जो श्रम विभाजन के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि भाई यदि अर्थशास्त्री नियम ही बनाएगा ना, वो ही वापस सही गलत कहेगा, तो उससे क्या होगा, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यदि हम स्थिति को सही बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को उसका काम करने देना चाहिए। इसका काम है नियम बनाना, इसका काम है आलोचनाएं करना या उसकी सराहना करना, तो वो उसको करने दीजिए। यदि जो व्यक्ति नियम बना रहा है वो उसके बारे में सही या गलत बात करने लगेगा तो लोगों में उस नियम के प्रति क्या हो जाएगा, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए
उस भ्रम को उत्पन्न नहीं हो, इसलिए इसको केवल वास्तविक विज्ञान ही मानना चाहिए, आदर्श विज्ञान नहीं मानना चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई साम्य तो केवल साम्य होता है, साम्य तो केवल साम्य है। चूंकि इकोनॉमिक्स में हम हमेशा साम्य की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जो लोग अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं उन्होंने ये कहा कि साम्य तो केवल साम्य है, यानी कि आपका जो संतुलन स्थिति है वो तो हमेशा संतुलन स्थिति रहेगी, उसमें सही या गलत का कोई भी जिक्र नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए मांग पूर्ति का संतुलन हुआ और वस्तु की कीमत इतनी आ गई, तो वो बस साम्य साम्य होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये कीमत इतनी है या इतनी है, क्योंकि वो मांग और पूर्ति से निर्धारित हुई है, बाकायदा नियमों से निर्धारित हुई है। तो साम्य हमेशा साम्य होता है, उसमें सही गलत कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब अपन साम्य को केवल साम्य मानते हैं तब इकोनॉमिक्स को वास्तविक विज्ञान के रूप में माना जाना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया कि भाई यदि अर्थशास्त्री हैं उसके अच्छे बुरे का भी काम करने लग जाएगा तो इससे क्या होगा, अर्थशास्त्र की प्रगति रुक जाएगी। यानी कि अर्थशास्त्र की प्रगति में क्या होगा, यदि हम इसको आदर्श मानने लग गए तो हमारी अर्थशास्त्र की प्रगति में क्या हो जाएगी, बाधक बन जाएगी। तो कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया वास्तविक विज्ञान के पक्ष में कि यदि अर्थशास्त्र को अपन ने हैन सही गलत खुद ही अर्थशास्त्री ठहराने लगा तो फिर अर्थशास्त्र का विकास रुक जाएगा। और फाइनली इन लोगों ने जब कमेंट किया तो वो ये कहा कि भाई ये अर्थशास्त्री है, इसका काम जो मुख्य काम है वो केवल है नियम बनाना, यानी कि आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नियम बनाना। अब वो नियम सही है या गलत है उस बारे में इसको चर्चा नहीं करनी चाहिए, वो दूसरों का काम है, इसका काम है केवल नियम बनाने का। तो चूंकि इसका काम जब केवल नियम बनाने का है तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान होना चाहिए। यानी कि अर्थशास्त्र को हम जो वास्तविक विज्ञान मानते हैं उसके पक्ष में इन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अब इनकी बारी आई, जो लोग अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं उन्होंने भी अपने तर्क दिए। तो आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क, आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क, और वही बात यदि आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क है तो ये क्या होंगे, वास्तविक विज्ञान के विपक्ष में तर्क, वास्तविक विज्ञान के विपक्ष में तर्क, क्योंकि एक का जो पक्ष है वह दूसरे का क्या बन जाएगा, विपक्ष। जैसे यहाँ हमने देखा था ठीक उसी तरह ये आदर्श विज्ञान के पक्ष में है तो ऑटोमेटिक वास्तविक विज्ञान के क्या होंगे, विपक्ष में तर्क है। अब इन लोगों ने अपने तर्क दिए कि भाई इसको आदर्श विज्ञान मानना चाहिए, क्यों, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने पहला तर्क क्या दिया था कि उद्देश्य के प्रति इकोनॉमिक्स उद्देश्य के प्रति तटस्थ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई उद्देश्य के प्रति तटस्थ होता है, ये बात सही है, लेकिन उस उद्देश्य को आखिर में अपन किसी निर्णय के रूप में लागू करते हैं, ठीक है ना, और निर्णय ही उसका सबसे श्रेष्ठ पक्ष होता है। तो यहाँ पर आदर्श विज्ञान वालों ने ये तर्क दिया कि भाई जब उद्देश्य को अपन निर्णय के रूप में लागू करते हैं तो वो समाज के लिए कैसा है, ये हमारा सबसे मजबूत पक्ष होता है। इसलिए जब निर्णय अच्छा या बुरा होगा उसका जिक्र करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र को ये देखना पड़ेगा कि वो उद्देश्य कैसा है, वो समाज के लिए सही है या गलत है, उसकी व्याख्या एक अर्थशास्त्री को ही करनी पड़ेगी। और चूंकि जब अर्थशास्त्री उस उद्देश्य को सही या गलत के रूप में व्याख्या करेगा तो वो अर्थशास्त्र स्वतः ही एक आदर्श विज्ञान के रूप में हो जाएगा। फिर वास्तविक विज्ञान वालों ने ये तर्क दिया था कि भाई अर्थशास्त्र का आधार तर्क है। तो इन्होंने कहा कि आपकी बात सही है कि आधार तर्क है, लेकिन ये जो हमारा मनुष्य है जिसका हम अध्ययन करते हैं और जो जिसको नियम बनाता है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसमें तर्क भी है और इमोशन भी है। तो यहाँ पर तर्क
और भावुकता यानी कि उसके अंदर इमोशन भी है। तो आदर्श विज्ञान वालों ने ये हमें कहा कि भाई इंसान जिसके अंदर तर्क भी शामिल है और वो इमोशनली भी होता है, तो चूंकि जहाँ पर ये भावुकता या उसकी संवेदना शामिल हो जाती है तो वो स्वतः ही विषय एक आदर्श विज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारे अर्थशास्त्र में तर्क भी है, लेकिन साथ ही साथ मानवीय भावना का भी समावेश होता है। फिर इन्होंने जो तर्क दिया था कि श्रम विभाजन का तर्क, यानी कि अर्थशास्त्री नियम बनाएगा और राजनेता और दूसरे लोग उसकी व्याख्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है। एक छोटे से उदाहरण से भी इन्होंने समझाया कि एक आदमी, मान लीजिए जैसे कोई एथलीट है, वो अपना भोजन खुद कर रहा है, उसकी डाइट तो वो खुद ले रहा है, लेकिन जब दौड़ने की बारी आई तो दूसरे व्यक्ति को दौड़ा जाए, तो ये तो गलत है, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग इस व्यक्ति ने ली और अंत में ट्रैक पर कोई दूसरा व्यक्ति कैसे दौड़ सकता है। तो इनका ये तर्क था कि भाई अर्थशास्त्री का काम केवल नियम नहीं बनाना नहीं है, बल्कि उस नियम को सही ढंग से लागू करना भी अर्थशास्त्री का काम है। इसलिए जो श्रम विभाजन का तर्क दिया था वो गलत है। यहाँ पर वो नियम सही ढंग से लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितनी समझ एक अर्थशास्त्री को होगी उतनी समझ एक राजनेता को उस नियम के बारे में नहीं होती। इसलिए राय देने का काम भी उसी अर्थशास्त्री को करना चाहिए, यानी कि दोनों काम उसी अर्थशास्त्री को करने चाहिए। फिर यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि भाई साम्य तो केवल साम्य है। इन्होंने एक छोटे से उदाहरण से बताया कि चलो ठीक है, मान लिया साम्य केवल साम्य है, ये हमारी मांग और पूर्ति से जैसे है, ये मजदूरी तय हो गई और मजदूरी दिन की 10 रुपये तय हो गई। तो क्या आप मानते हैं कि आज के ज़माने में 10 रुपये मजदूरी किसी के लिए पर्याप्त है? यदि हमने केवल इकोनॉमिक्स को केवल साम्य को केवल साम्य ही माना, तब तो हमें 10 रुपये देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ तो 10 रुपये बता रही है। लेकिन क्या वर्तमान में 10 रुपये किसी के लिए जायज़ है? तो उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 10 रुपये में आज के ज़माने में कोई व्यक्ति सर्वाइवल भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आदर्श विज्ञान वालों ने ये तर्क दिया कि भाई अर्थशास्त्र को केवल साम्य मत देखिए, आपको व्यवहारिकता भी देखनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि 10 रुपये बहुत कम है, तो आपको उसकी मिनिमम सैलरी भी तय करनी पड़ेगी ताकि वो व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाए रख सके। तो केवल साम्य को देखना ही उचित नहीं है, वर्तमान परिवेश को भी सही गलत की राय देनी पड़ेगी। इसलिए अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि इससे प्रगति में बाधा हो जाएगी या केवल नियम बनाना है, तो इन लोगों ने तर्क दिया कि इससे तो भाई है ना आपका अर्थशास्त्र बोरिंग हो जाएगा। हर व्यक्ति केवल नियम बना बना के छोड़ रहा है, तो उसकी समाज के लिए सार्थकता क्या, उसकी यूटिलिटी क्या? यदि आप यूटिलिटी साबित नहीं कर पाए तो वो अर्थशास्त्र बोरिंग हो जाएगा। इसलिए आदर्श विज्ञान वालों ने ये तर्क दिया कि अर्थशास्त्री को एक व्यवहारिक पक्ष भी बताना पड़ेगा, तभी जाके उसकी इम्पोर्टेंस समाज में साबित होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब दोनों के तर्क को सुनते हैं और समझते हैं, तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि भाई हमारा अर्थशास्त्र, इसमें कोई दोहराई नहीं कि वो विज्ञान तो है ही है, लेकिन जब ये प्रश्न आया था कि कौन सा विज्ञान, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान है, और दोनों विज्ञान, यानी हमारे अर्थशास्त्र में वास्तविक विज्ञान का भी टच है और हमारे अर्थशास्त्र में आदर्श विज्ञान का भी टच देखने को मिलता है। यानी हमारा अर्थशास्त्र क्या है? दोनों, आदर्श प्लस वास्तविक। तो हमारा अर्थशास्त्र आदर्श और वास्तविक दोनों विज्ञान के रूप में देखने को मिलता है। अब अपन इसके अंदर सबसे अंतिम भाग, यानी कि उसकी प्रकृति को कला के रूप में देखना चाहते हैं। तो कला के रूप में देखने के लिए अब अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि चलो भाई विज्ञान तो सिद्ध होगी, अब हमारा जो अर्थशास्त्र है वो क्या एक आर्ट्स के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे अर्थशास्त्रियों में मत विभेद खूब रहा हुआ है, ठीक है ना। तो जो लोग ये मानते हैं कि ये कला के रूप में है, तो एक तो इसके पक्ष में और एक इसके विपक्ष में। यहाँ मैं आपको विपक्ष पहले बताऊंगा ताकि आपको क्या समझ में जल्दी आएगा। तो
जो अर्थशास्त्री ये मानते थे कि इकोनॉमिक्स, हमारा अर्थशास्त्र कला नहीं है, विपक्ष में जो है, उनमें जो प्रमुख थे वो थे वालरस, फिर अपन देखते हैं तो शुम्पीटर, सीनियर इत्यादि। और जो लोग इसके पक्ष में हैं, मतलब वे अर्थशास्त्री जो ये मानते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स एक कला है, उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है। एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो, मिल, पीगू एक्सेट्रा। तो अब हमारे सामने दो पहलू आए, अर्थशास्त्र कला है या नहीं है। नहीं है मानने वाले कौन है? वालरस, शुम्पीटर, सीनियर। और मानने वाले कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो, मिल, पीगू इत्यादि। अब इन्होंने अपने अपने तर्क दिए। ये अर्थशास्त्री ये मानते थे कि हमारा इकोनॉमिक्स कला नहीं है, विपक्ष है यानी कि नहीं है। तो इन्होंने अपने तर्क दिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये कला नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि देखो, इससे पूर्व अपन ने देखा है कि इकोनॉमिक्स को हमने साइंस का दर्जा दे दिया। तो इन्होंने कहा कि साइंस और आर्ट्स अलग है, इसलिए जब आपने इकोनॉमिक्स को साइंस का दर्जा दे दिया है तो वो कला नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों विषय की प्रकृति कैसी है? अलग अलग। इसलिए इन दोनों की प्रकृति को अपन यदि बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि उसका वैज्ञानिक स्वभाव बनाए रखना चाहते हैं, तो भाई इसको कला के रूप में नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि चूंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो वो कला नहीं हो सकती। और इससे क्या होगा, यदि हम इकोनॉमिक्स का स्वभाव वैज्ञानिक ही बनाए रखना चाहते हैं तो उसको कला का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इसको विज्ञान मानने का एक कारण ये भी है कि इसकी जो समस्या है वो कैसी होती है? विशुद्ध आर्थिक, प्योरली इकोनॉमिक होती है। तो ऐसी स्थिति में इसको कला का मानने का कोई तुक नहीं बनता, उसको कला का दर्जा देना कोई सही नहीं है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी। जो लोग, वे अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र को कला का दर्जा देना चाहते हैं, उन्होंने फिर अपने तर्क दिए इसके पक्ष में। अब इन्होंने क्या तर्क दिया कि देखिए भाई, आपकी बात सही है कि ये विज्ञान है और कला नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके दो एंगल होते हैं। एक उसका सैद्धांतिक पक्ष होता है और दूसरा उसका व्यावहारिक पक्ष होता है। तो यदि इकोनॉमिक्स का सैद्धांतिक पक्ष साइंस के रूप में है तो उसका व्यावहारिक पक्ष कौन सा है? आर्ट्स के रूप में है। तो एक ही सब्जेक्ट दो चीज़ें हो सकता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये विज्ञान जरूर है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जब आप देखोगे तो वो क्या है? एक कला है। तो इस प्रकार हम अर्थशास्त्र को कला का दर्जा दे सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक स्वभाव, तो चूंकि ये तो इसका थियोरेटिकल पॉइंट है कि नियम की जो प्रोसेस है, आर्थिक सिद्धांत बनाने की जो प्रक्रिया है, वो तो पूरी सैद्धांतिक है। तो इससे तो उसका वैज्ञानिक स्वभाव त्यों का त्यों रह रहा है, उसमें कहीं भी उसको कला का दर्जा देने पर कोई भी बाधा नहीं आ रही है। यानी जो आप मानते हैं कि इसका वैज्ञानिक स्वभाव बनाए रखने के लिए इसको कला का दर्जा नहीं देना चाहिए, वो धारणा भी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक स्वरूप यूं का यूं बना रहेगा और हम इसको कला का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। फिर इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर है जो इन्होंने कहा था कि विशुद्ध आर्थिक समस्याएं नहीं होती, थोड़ी सी करेक्शन है। मतलब इन्होंने कहा था कि चूंकि जो इसके विपक्ष में है वो ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र की समस्या विशुद्ध आर्थिक समस्या नहीं होती, क्योंकि इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक इनका भी टच होता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई,
अर्थशास्त्र की हम मानते हैं, हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें आएगी, लेकिन अधिकांश समस्याएं कैसी होती है? विशुद्ध आर्थिक समस्या होती है। इसका मतलब ये है कि हम, चूंकि वो अर्थशास्त्री है, आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है, और चूंकि अधिकांश समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक होती है, इसलिए उसके सही या गलत को समझने में, उसका व्यवहारिक पक्ष समझने के लिए उसको कला का दर्जा दिया जाना चाहिए। और फाइनल में इन्होंने ये कहा कि भाई जब उसका व्यवहारिक महत्व है, यदि किसी सब्जेक्ट का व्यवहारिक महत्व है तो वो स्वतः ही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कला के रूप में उसको दर्जा मिल जाता है। यदि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है तो उसकी वजह से वो कला का दर्जा स्वतः ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स को कला मानते हैं, उन्होंने अपने तर्क दिए और ये साबित किया कि अर्थशास्त्र कला भी है। तो अंत में हमने क्या निष्कर्ष देखा? हम निष्कर्ष में देख सकते हैं, जहाँ से हम सबसे पहले शुरुआत की थी, कि हमारा इकोनॉमिक्स, उसका नेचर देख रहे थे किसके रूप में? विज्ञान के रूप में और कला के रूप में। विज्ञान में भी हमने दो देखे, आदर्श और वास्तविक। तो हमने ये पाया कि हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और विज्ञान में दोनों का कंबाइंड रूप है, और साथ ही साथ हमारा अर्थशास्त्र कला भी है। तो हम कह सकते हैं हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। और इस प्रकार ये थी हमारी अर्थशास्त्र की प्रकृति। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।